हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी वर्मा वेलकम करता हूं मदर इंडिया लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में। आज हम कंपनीज एक्ट 2013 से एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका टाइटल है शेयर एंड शेयर कैपिटल। जिन बच्चों ने कंपनी लॉ से रिलेटेड मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है। मैं उन सभी का तहे दिल से आभारी हूं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने शेयर एंड शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। जहाँ पे भी कंपनी लॉ एज ए पार्ट ऑफ सिलेबस है, एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं बच्चों। आप चाहे आप सीए के स्टूडेंट्स हैं, आप सीएस के स्टूडेंट्स हैं, यूँ समझिएगा कि ये जो आपका चैप्टर है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सीएस के स्टूडेंट्स या सीए के स्टूडेंट्स इस बात को भली भांति जानते हैं कि पूरे कंपनी लॉज में डायरेक्टर एंड शेयर कैपिटल ये दो ऐसे पार्ट हैं जो मैक्सिमम मार्किंग लिए हुए हैं। जहाँ पे भी जुडिशरी में या आईबीपीएस के एग्ज़ाम में कंपनी लॉ है, वहाँ पे भी इस चैप्टर में से हर हाल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 का 4th चैप्टर है बच्चों, जिसके अंदर सेक्शन 43 से लेके 72 तक शेयर एंड डिबेंचर से रिलेटेड है। आज के इस चैप्टर में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के सामने कोई बुकिश लैंग्वेज, कोई किताबी भाषा जो है वो नहीं पढ़ूंगा। मैं प्रॉपर किसी सेक्शन की लैंग्वेज पे जोर नहीं दे रहा हूं। मैं किसी बात को सेक्शन वाइज भी डिफाइन नहीं कर रहा हूं। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि यहाँ पे जो टर्म्स आपके सामने हैं, अगर ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई तो ये चैप्टर आपका क्लियर है। बाकी लोगों की तरह मेरे पास मैं इतना भी साइंटिफिक नहीं हूँ कि पीपीटी आपको साथ में दिखाता रहूँ और बताता रहूँ। वो सारी बातें आप, ऐसा तो है नहीं कि खाली इस लेक्चर से काम चला लेंगे। आपके पास बेरेक भी होगा, आपके पास कोई रेफरेंस बुक भी होगी, कोई टेक्स्ट बुक भी होगी, तो वो सारा मैटर आई नो आप सबके पास है। व्हाट आई वांटेड टू से जस्ट टू एक्सप्लेन ऑल दीज टर्म्स। मेरा काम जो मुझे लगता है मैं आप लोगों की तभी हेल्प कर सकता हूं जब मैं इन बातों को आप लोगों को समझा दूं। यहाँ खड़े होके किसी किताब को पढ़ने से जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं बच्चों शेयर एंड शेयर कैपिटल की। सबसे पहले हम बात करें कि आज की तारीख में जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो क्या है। मुझे एक कंपनी के शेयर खरीदने हैं। चलिए शेयर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, शेयर कैपिटल क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज की तारीख में अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो मैं क्या करूं? देखिए बड़ा सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा। आप सबसे पहले किसी बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं, जैसे मैंने करवा रखा है। अब अपन उस बैंक के अंदर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास गोल्ड है, आपने वो गोल्ड जमा करवा दिया बैंक के लॉकर में। इसी तरह से आज आपने एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया। अब ये चाहते हैं कि आप उस अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उस पैसे से आप शेयर्स खरीदें। तो जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाया है वही बैंक आपको एक फैसिलिटी देगा डिपॉजिटरी की, निक्षेपाग्रह जिसको बोलते हैं। यूं समझ लीजिएगा कि एक बैंक है और एक दूसरा डिपॉजिटरी हाउस है, यानी कि यूं समझ लीजिए कि एक दूसरा छोटा बैंक है। ये इसी बैंक का भी पार्ट हो सकता है या इस बैंक से एडिशनल भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास एक एक्स बैंक है और एक वाई डिपॉजिटरी है। अब वो वाई डिपॉजिटरी इस एक्स बैंक से टाई अप है, रिलेटेड है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला काम है आपने एक बैंक में अकाउंट खुलवाया। भाई मैंने मान लीजिए एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा है। अब उस अकाउंट में मेरे 10,000 पड़े हैं। इधर उसी बैंक के थ्रू मैंने एक डिपॉजिटरी में अपना अकाउंट खुलवा दिया। अब उस डिपॉजिटरी के अंदर कुछ नहीं है। अब मैं देखता हूं कि मुझे किस कंपनी के शेयर खरीदने हैं।
मान लीजिए मुझे हिंडाल्को कंपनी के शेयर खरीदने हैं, मान लीजिए मुझे यस बैंक के शेयर खरीदने हैं, मान लीजिए मुझे टाटा के शेयर खरीदने हैं, मान लीजिए मुझे भेल के शेयर खरीदने हैं, कोई भी कंपनी है। मैं ये देखता हूँ कि मैंने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं क्या वो मेरी रेंज में है, क्या मैं उनको खरीद सकता हूँ। चलिए अब मैं ये देखता हूँ कि भाई आज इस कंपनी का ये शेयर्स 40 रुपये का है। अब मुझे अगर मान लीजिए 100 शेयर्स खरीदने हैं और एक शेयर्स 40 का है, तो आप देख लीजिए कितने होंगे। अब क्या इतना पैसा मेरे अकाउंट में है? तो अब जिस बैंक में मेरा अकाउंट है वो बैंक अगर मुझे डिपॉजिटरी की फैसिलिटी दे रहा है तो यहाँ पे एक अदर मेरे पास ऐप होगी उसी बैंक की। अब मैं उस डिपॉजिटरी में यानी कि उस बैंक की ऐप में जाऊँगा, ऑनलाइन हो रहा है सारा काम, कोई फिजिकल रिलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा। मैं उस ऐप में जाऊँगा, वहाँ पे सेल एंड परचेज का ऑप्शन होगा। मैंने उस स्टॉक का नाम रखा, जिस कंपनी के शेयर्स मैंने लेने हैं मैंने उनका नाम रखा, उनकी क्वांटिटी लिखी और एक साथ में डाटा आ जाएगा कि आपके इतने पैसे हैं। जैसे ही मैं ओके करूँगा, अगर वो शेयर्स जो मैंने कॉस्ट लगाई है अगर उस कॉस्ट तक है तो मेरे इस सेविंग अकाउंट से पैसा कंपनी के पास चला जाएगा और कंपनी से जो मैंने शेयर्स खरीदे वो मेरे डिपॉजिटरी में आ जाएंगे। समझिएगा, मेरे बैंक में जो पैसा पड़ा है, मैंने मान लीजिए मैंने भेल कंपनी के शेयर्स खरीदे, भेल कंपनी के मैंने 100 शेयर्स खरीदे, तो 100 शेयर्स की जो कॉस्ट, जैसे मान लीजिए कि 10,000 के खरीदे हैं, अब मेरे बैंक अकाउंट में मान लीजिए 10,000 है, वो 10,000 कंपनी के पास चला जाएगा। कंपनी ने जो मुझे शेयर्स दिए वो मेरे डिपॉजिटरी में आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं कोई शेयर्स, ये तो मैंने खरीदे, अगर मैं कोई सेल करना चाहता हूँ, मान लीजिए डिपॉजिटरी में मेरे पास 100 शेयर्स हैं, मैं उनमें 50 शेयर्स बेचना चाहता हूँ, 50 शेयर्स मैंने बेच दिए तो वो शेयर्स वापस कंपनी के पास चले जाएंगे और कंपनी उनका पैसा मुझे देगी जो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अब अगर मुझे कोई शेयर्स खरीदने हैं तो जो शेयर्स मैं खरीदूंगा वो मेरे डिपॉजिटरी में आ जाएंगे और जो पैसा जाएगा वो मेरे अकाउंट से चला जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आजकल बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा मत्थापच्ची का काम नहीं है। ज़रूरत किस बात को समझनी है कि आप किस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, क्या प्रोस्पेक्टस है उसका, क्या उसकी फ्यूचर की बात करें हम, उसकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, और इसके लिए भी आजकल बहुत सारी ऐप्स बनी हुई हैं। आप देख लीजिएगा कि आज उसकी कैपिंग क्या है, भाई मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम इससे डाउन नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का शेयर्स है आज 41 रुपीज़ पे खुला है, तो उन्होंने कहा भी 41 से नीचे नहीं जाएगा और 51 उन्होंने हाईएस्ट रख दिया, 51 से ऊपर नहीं जाएगा, तो इन बिटवीन वो घूमता रहेगा। तो इस हिसाब से आप एक कॉस्ट लगा सकते हैं और शेयर्स खरीद सकते हैं। इसी तरह से लोग इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स भी करते रहते हैं। तो ये आजकल एक बड़ी फैमिलियर सी सिचुएशन है और इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होती है। एक बड़ी सिंपल सी बातें हैं, जो कॉमर्स हैंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ईजी बातें हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये शेयर होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जब भी हम शेयर की बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर का क्या चक्कर है भाई? मैं अगर कोई बिजनेस करना चाहता हूँ तो मेरे पास 3 रास्ते हैं। एक तो ये है कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करूँ, भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया, बिजनेस किया, फ़ायदा है तो वो भी मेरा, नुकसान है तो वो भी मेरा। दूसरा है कि मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करूँ। अब पार्टनरशिप में भी यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पे कल को अगर ऑर्डिनरी पार्टनरशिप की अगर हम बात करें और कल को अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में फंस सकता हूँ मैं, तो वहाँ पे भी डर है। तीसरा मेरे पास रास्ता है कि मैं एक कंपनी क्रिएट करूँ, तो ये मेरा एक बिजनेस है। अब मान लीजिए कि मैं आपको कंपनी के बारे में नहीं बता रहा, मैं सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने 50 लाख रुपीज़ लगा के एक बिज़नेस स्टार्ट किया। मैं इन बिटवीन मुझे कुछ पैसों की और ज़रूरत पड़ी। मेरा एक दोस्त है मिस्टर एक्स, मैंने उसको कहा भाई यार मेरे को कुछ पैसे दे। मेरा दोस्त है, उसने मुझे कोई ब्याज पे, कोई इंटरेस्ट पे पैसा नहीं दिया। उसने कहा कोई बात नहीं यार 50 लाख मेरे पास भी है, ये भी लगा दे।
मैंने 50 लाख रुपए उसका भी लगा दिया, टोटल मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। 50 लाख मेरे, 50 लाख मेरे दोस्त के। अब प्रॉफिट हुआ 10, मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। तो मैंने क्या किया, वो 2 लाख रुपए अपनी पॉकेट में डाले और उसका जो 50 लाख था वो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। वो कहता है यार भाई ये क्या बात हुई, भाई मेरा भी तो पैसा लगा है ना, तो जो प्रॉफिट हुआ है ना यार उसमें से मुझे भी कुछ हिस्सा दे। मैंने कहा देख भाई दे तो देता, लेकिन हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अब आप समझिए बच्चों कि ये मामला अगर आप जजेस हैं, आपके सामने आए, तो क्या आप मेरे उस दोस्त को मेरे इस प्रॉफिट में से कोई हिस्सा दिलाएंगे? अगर यहाँ हम बात करते हैं राइट की, तो आपको पता है 2 तरह के राइट होते हैं, लीगल राइट एंड इक्विटेबल राइट। लीगल राइट जो पार्टीज डिसाइड कर लेती हैं, जो कानून डिक्लेयर कर देता है। पर कुछ राइट ऐसे होते हैं बच्चों जो अंडरस्टूड होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, भाई अगर किसी आदमी ने पैसा लगाया है तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब ये चीज़ अंडरस्टूड है, ये चीज़ अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे उस दोस्त ने जो पैसा लगाया है, उसने पैसा लगाया है तो ही तो मेरा 1 करोड़ लगा, तो ही तो प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे ये बात बड़ी इक्विटेबल है, साम्य आधारित है कि मैं भी उस हिस्से में से उसे कुछ दूँ, जो मुझे प्रॉफिट हुआ है उसमें से मैं उसको भी कुछ दूँ। हाँ, अगर उसने ब्याह पैसा उधार दिया होता तो मैं उसको उसका इंटरेस्ट दे देता, फिर तो प्रॉफिट में से कोई ज़रूरत नहीं थी। पर यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। तो यहाँ पे एक बड़ी अंडरस्टूड बात थी, बड़ी इक्विटेबल बात थी कि यार उसको भी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दिया जाए। चलिए ये बात सॉर्ट आउट होगी। अब मुझे भी एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं लोगों से पैसे ले रहा हूँ तो इसका मतलब अगर पैसा उन्होंने उधार नहीं दिया तो ऐसी सिचुएशन में अगर लॉस हो गया तो भी वो मेरे साथ है, अगर प्रॉफिट हो गया तो भी वो मेरे साथ है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस प्रॉफिट में से उनका जो राइट क्रिएट हो रहा है वो एक इक्विटेबल राइट है, वो एक अंडरस्टूड है कि यार प्रॉफिट हुआ है ना तो उनका हिस्सा भी बनता है। अब भाई मैं रिकॉर्ड कैसे रखूं? एक्स ने भी पैसा दिया है, वाई ने भी दिया है, जेड ने भी दिया है, मैं किस का रिकॉर्ड रखूं? तो भाई मैंने क्या किया, मैंने एक डायरी बनाई। इस डायरी में से मैंने एक्स का नाम लिखा, एक स्लिप अपने पास रखी, एक स्लिप उसको दे दी, वाई को दे दी, जेड को दे दी। तो वो कागज का टुकड़ा जो मैंने उनको दिया वो इस बात का सबूत था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और इस प्रॉफिट में से इस रेशियो में उनका हिस्सा जाएगा। अब ये शुरुआत कहां से हुई? इक्विटी से हुई। तो उनका मेरे प्रॉफिट में से जो शेयर है यानी कि जो हिस्सा है उसका क्या नाम पड़ गया? इक्विटी शेयर। तो इस तरह से बच्चों इक्विटी शेयर की कंसेप्ट हमारे सामने आई। अब चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेरे बहुत सारे जो नोन थे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया मेरे साथ और उनका जो शेयर था वो एक इक्विटी शेयर था। लेकिन अचानक मुझे कुछ 5 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ी। मेरे जितने भी दोस्त थे उनसे तो मैं ऑलरेडी ले चुका था, वो सब इन्वेस्ट कर चुके थे। मिस्टर जेड जो है वो मुझे मिला। वो कहते हैं वर्मा जी मैं 5 लाख रुपए आपको देने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। मैं कहा भाई बता दे। ज़रूरत में तो इंसान गधे को भी रिश्तेदार बना ले भाई, यहाँ तो जेड इंसान है। मैंने कहा भाई बता, तू भी बता दे। कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, पर एक मेरी शर्त है, जो प्रॉफिट होएगा ना बाकी के आपके जो दोस्त है ना उनसे पहले आप मेरे को दोगे, उसमें से मेरे को हिस्सा दोगे। अब मरता क्या ना करता, पैसों की जरूरत थी। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, पर देखना उनसे तो मैंने पार्ट्स में पैसे लिए थे, टुकड़ों में लिए थे, तेरे से मैं इकट्ठे 5 लाख लूंगा। कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इकट्ठे 5 लाख देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे जो डिविडेंड, मुझे जो लाभांश मिलेगा वो उनसे पहले मिलेगा। और ये भी फिक्स कर दो कि कितना दोगे। तो मुझे बच्चों 2 काम करने पड़े। एक तो उसे फिक्स डिविडेंड देना पड़ा और दूसरा जो मेरे बाकी जो इक्विटी होल्डर शेयर होल्डर्स थे उनसे पहले देना पड़ा। अब इसका नया नाम हो गया। नया नाम क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसका मतलब जो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स थे ये भाई अब उनसे भी प्राथमिकता में आ गया। तो ये इस तरह से धीरे धीरे हमारे नाम क्रिएट हो गए, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। फिर आपके आगे धीरे धीरे कानून बनते गए
और आज की तारीख में हमारे पास दो शेयर है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। जब हम डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 43 के अंदर बहुत ईजी डेफिनेशन दी हुई है। जब हम इक्विटी शेयर की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर मीन्स विच इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर, और जब प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं देन प्रेफरेंस शेयर मीन्स विच इज नॉट एन इक्विटी शेयर्स। तो भाई साम्य अंश वह है जो प्रेफरेंस यानी कि प्राथमिकता वाला ना हो, और प्राथमिकता वो है जो साम्य ना हो। तो इस तरह की बड़ी इजी डेफिनेशंस हैं आपकी। तो चलिए बच्चों, अब हम इन शेयर्स का, मैंने आपको एक मीनिंग क्लियर कर दिया आपके माइंड में, अब हम इन शेयर्स पे अलग से आएंगे। उससे पहले हम बात करें कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने डॉक्यूमेंट पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ कंपनीज के बेस पे जो कैपिटल क्लोज बताया था, तो कैपिटल क्लोज के अंदर जिस पूंजी का जिक्र हम करते हैं, भाई मान लीजिए कि हमारी कोई कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, और उसके अंदर 1 करोड़ रुपए जो है वो हमने हमारी कैपिटल शो की हुई है, तो उस कैपिटल से ज़्यादा हम शेयर इशू नहीं कर सकते। हाँ, उसमें अमेंडमेंट करके हम कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो अमाउंट उसमें हमने ऑथराइज की हुई है, हम उससे आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे बच्चों जो कैपिटल है आपकी, अगर हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उस कैपिटल को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल। तो शेयर की अगर हम बात करते हैं तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दो बातें हमारे सामने आती हैं। अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें तो जो कैपिटल आपकी शेयर से क्रिएट हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल क्रिएट होती है वो जरूरी नहीं है शेयर से क्रिएट हो रही है, क्योंकि 4th चैप्टर के अंदर एक शेयर्स के अलावा डिबेंचर्स की भी बात हो रही है। तो जो कंपनी को कैपिटल आ रही है वो शेयर्स के थ्रू और डिबेंचर्स के थ्रू, यानी कि अंश पत्रों और ऋण पत्रों दोनों के थ्रू आ रही है। तो ऋण पत्रों पे भी हमारा एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हमने तैयार किया हुआ है, वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं शेयर की। तो कैपिटल जो है वो या तो शेयर्स के थ्रू आ रही है या डिबेंचर्स के थ्रू आ रही है। तो जो डिबेंचर्स के थ्रू आ रही है हम आज उस कैपिटल की बात नहीं कर रहे, जो शेयर्स के थ्रू आ रही है हम सिर्फ उस कैपिटल की बात करते हैं। और कंबाइंडली द वर्ड शेयर एंड डिबेंचर कंबाइंडली कॉल्ड सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की जो सिक्योरिटीज की है, जो प्रतिभूतियां हैं कंपनी की, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, शेयर एंड डिबेंचर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शेयर कैपिटल ओनली। तो शेयर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, भी एक इक्विटी शेयर है, एक प्रेफरेंस शेयर है। अब हम बात करते हैं सिर्फ शेयर कैपिटल की। तो देखिए बच्चों, शेयर कैपिटल को भी डिफरेंट कैटेगरीज में दिखाया गया है, रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। अब ये बच्चों इनकी प्रॉपर डेफिनेशन समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इनका मीनिंग क्लियर हो तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं जो चाहता हूँ, जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो आप देखिएगा, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कंपनी के मेमोरेंडम क्लोज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज के अंदर जो अमाउंट आपने बता रखी है, जिस अमाउंट पे आपने कंपनी रजिस्टर करवाई है, उस अमाउंट को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड कैपिटल। मान लीजिए कि हमारी कंपनी जो है उसने 100 रुपये जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल में दिखा रखे, तो वो 100 रुपये हमारी रजिस्टर्ड, नॉमिनल या ऑथराइज्ड कैपिटल मानी जाएगी। अब आती है इशूड कैपिटल। भाई आज मान लीजिए 100 रुपये तो हमने दिखा रखे हैं, तो क्या हम 100 रुपये के 100 रुपये के शेयर आज के आज इशू कर दें? कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने 100 रुपये में से सिर्फ 20 रुपीज़ के शेयर इशू किए हैं मार्केट में, सिर्फ 20 रुपीज़ के, तो वो अभी आया कुछ नहीं है, सिर्फ इशू किए हैं, तो वो हमारी 20 रुपीज़ क्या हो जाएगी, इशूड कैपिटल हो जाएगी। तो 100 में से 20 के हमने शेयर इशू कर दिए, तो 20 रुपीज़ तो हमारी इशूड कैपिटल हो जाएगी और 80 रुपीज़ हमारी अनइशूड कैपिटल हो जाएगी। अब आ जाइए सब्सक्राइब्ड कैपिटल। भाई हमने 20 रुपीज़ के शेयर इशू किए, ज़रूरी तो नहीं है कि 20 के 20 रुपये के हमारे शेयर्स बिक जाएं, हमारे उनमें से सिर्फ 18 रुपीज़ के शेयर बिके हैं। तो वो जो 18 रुपीज़ के हमारे पास शेयर्स बिके हैं, तो 18 रुपीज़ इसका मतलब लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए ना भैया, आज नहीं तो कल 18 तो आ ही जाएंगे। तो वो जो हमारी कैपिटल है
जो लोगों ने सब्सक्राइब कर ली, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ज़रूरी तो नहीं है कि 18 रुपीज़ सब्सक्राइब हुए हैं तो 18 रुपीज़ हमारे पास आ भी गए हो, तो शुरू में तो 5% तक आएंगे। तो जो हमारे पास आ गया है उसके बाद में आप देखिएगा हमें बाकी की जो अमाउंट है भाई, जैसे मान लीजिए 18 रुपीज़ हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। अब इस 18 रुपीज़ में से सिर्फ हमारे पास अभी 3 रुपीज़ आए हैं, अभी 15 रुपीज़ हमें और लेनी है लोगों से। हाँ कन्फर्म है आ जाएंगे, लेकिन अभी आए तो नहीं ना, तो उन 15 रुपीज़ को हम आगे पार्ट्स में लेंगे। अब मान लीजिए उन 15 रुपीज़ में से हमने सिर्फ 5 रुपयों के लिए लोगों को कॉल किए कि भाई आप पैसे दो, तो वो जो 5 रुपीज़ है वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉल्ड कैपिटल। अब वो 5 रुपये आ गए ना हमारे पास, हमारे अकाउंट में आ गए ना 5 रुपये, तो उसको हम बोलेंगे पेडअप कैपिटल। उसे हम क्या बोलेंगे, ये जो पेडअप कैपिटल है बच्चों, ये 2 डिफरेंट अकाउंट्स में जाएगी। एक तो कैपिटल रिजम्पशन अकाउंट जो है आपका, कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट उसमें चली जाएगी, कैपिटल रिजर्व रिडम्पशन अकाउंट CRR जिसको बोलते हैं, उसमें चली जाएगी। और अगर हमने प्रीमियम पे शेयर इशू किए तो जो प्रीमियम की अमाउंट है वो आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चली जाएगी। भाई जो पैसा हमारे पास आया है 100 रुपये हमारे पास टोटल हमने शो कर रखे हैं, उसमें से 20 रुपये के शेयर्स हमने इशू किए हैं, 18 रुपये लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए हैं, 5 रुपये हमारे पास आ चुके हैं सब्सक्राइब्ड के अंदर, तो वो 5 रुपये तो आ ही चुके हैं। अब हम कॉल कर रहे हैं अगले 5 रुपये के लिए, मान लीजिए अगले 5 रुपये के लिए हम कॉल कर रहे हैं और पहले 5 रुपये आए या 3 रुपये जो भी आए हैं वो हमारे पास हैं। अब हम जिसके लिए कॉल कर रहे हैं, जितनी अमाउंट के लिए, भाई हमने 5 रुपये के लिए कॉल किए और पहले मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल में 3 रुपये बताया था, तो हमारे पास कितने हो गए, 8 रुपये। तो वो 8 रुपये हमारे पास आ चुके हैं, तो वो आपकी क्या है, पेडअप कैपिटल है। अब ये पेडअप कैपिटल कहाँ जाएगी, जो हमारा CRR है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये आपका उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कैपिटल होगी। अब भाई 20 रुपीज़ में से 3 रुपीज़ मतलब 3 रुपीज़ तुम्हारे पहले आ गए थे, उसके बाद में 5 रुपीज़ की हमने कॉल कर ली, अभी भी हमारे पास कुछ बचे हुए हैं ना, तो वो जो हमारे पास हैं वो सारी की सारी आपकी क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल है। अब उसको भी हम आगे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। भाई इन 15 रुपीज़ को हम 5 रुपीज़ करके बाद में कॉल कर लेंगे, तो जैसे हमने कॉल किया वो हमारी कॉल्ड कैपिटल है और जो बची हुई है वो आपकी अनकॉल्ड कैपिटल है। अब यहाँ पे एक और आपको नई बात समझनी पड़ेगी जो आपकी सेक्शन 65 से रिलेटेड है। तो 65 के अंदर ये कहा गया है कि कई बार कंपनी क्या करती है, जनरली सभी पब्लिक कंपनीज ऐसा करती हैं कि कुछ ऐसे शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं जिनकी कैपिटल सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम ही कॉल की जाएगी। यूँ समझ लीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे कंपनी एक गारंटी क्रिएट कर रही है इन्वेस्टर्स के लिए कि हमारी कंपनी के इतने शेयर्स इन लोगों को हमने इशू कर रखे हैं जिनसे हमने अभी तक पैसा लिया ही नहीं, ये पैसा रिजर्व पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर कंपनी का वाइंड अप भी होता है ना, तो आप इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है, हमारा ये पैसा ऑलरेडी रिजर्व पड़ा है। तो ऐसी कैपिटल आपकी जो आप वाइंडिंग अप के टाइम ही कॉल करोगे उसको बच्चों हम बोलते हैं रिजर्व्ड कैपिटल। तो अगर रिजर्व्ड कैपिटल की बात हम जैसे मान लीजिए कि 100 रुपीज़ है हमारा, 100 रुपीज़ में से हमने 20 रुपीज़ जो है उसके शेयर्स इशू कर दिए और 2 रुपीज़ के शेयर्स हमने जो है वो ऐसे लोगों को दिए जिनको हमने कहा भाई हम लास्ट में ही आपसे लेंगे जब कंपनी वाइंड अप होगी, तो आपका रिजर्व्ड कैपिटल में चला जाएगा, उसको छेड़ना ही नहीं है। और बाकी जो आपके 18 रुपीज़ हैं उनके अंदर आप जितना मांगोगे वो कॉल्ड कैपिटल में आएगा और जो आपके पास आ गया वो आपका पेडअप कैपिटल मान लिया जाएगा, और जो आपका अभी नहीं आया वो अनकॉल्ड आएगा, और जो आपको भी लेना ही नहीं है तो वो भी अनकॉल्ड ना, पर अभी नहीं लेना वाइंडिंग अप में, तो वो आपका रिजर्व्ड कैपिटल आ जाएगा। तो ये बच्चों सारी की सारी टर्म्स हैं। सेक्शन 2 क्लोज 8 के अंदर आपके रजिस्टर्ड कैपिटल है, सेक्शन 2 क्लोज 50 के अंदर इश्यूड कैपिटल है, सेक्शन 2 क्लोज 86 के अंदर आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, फिर आपके कॉल्ड कैपिटल 15 के अंदर है, पेडअप कैपिटल आपके सेक्शन 2 क्लोज 64 के अंदर है,
और आपका रिजर्व कैपिटल का सेक्शन 65 अलग से है। तो अगर ये टर्म्स आपको क्लियर हो जाएं तो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लास्ट में आपको और बता देता हूँ कि हमारी कंपनी की एक ऑथराइज्ड कैपिटल है, हाँ, इससे ज़्यादा हम शेयर इशू नहीं कर सकते, और जो इन्वेस्टर्स है उनको हमने एक विश्वास दिलाया हुआ है कि हमारी इतनी अमाउंट जो है वो हम सिर्फ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब हमारी कंपनी का समापन हो रहा होगा तब हम मांगेंगे। तो इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स है ना, उनको इस बात का विश्वास रहता है कि भले ही कंपनी को आज जितने मर्जी लॉस हो, इतना पैसा तो कंपनी का मार्केट में खड़ा ही है, जो अभी कंपनी ने लिया नहीं एट ए टाइम लेंगे। तो वो जो अमाउंट है ना हमारी, वो हमारी की रिजर्व कैपिटल है। लेकिन जो पैसा हमारा आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, यानी कि जो पेड हो रहा है हमारा पैसा, इधर पेड हो रहा है, इधर अगर किसी ने शेयर हमने मान लीजिए किसी ने बाय बैक किए हैं या कंपनी कोई और यूज़ कर रही है उस पैसे का, तो वो पैसा जो वर्किंग कैपिटल है वो आपकी CRR में चली जाएगी, तो वो आपका क्या आएगा, पेडअप कैपिटल का पार्ट है। तो एक्चुअल में कंपनी की जब हम क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, भी कंपनी की मार्केट में साख कितनी है, तो जितनी आपकी रिजर्व कैपिटल अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी होगी, और जितनी वर्किंग कैपिटल आपके पास ज़्यादा है 8% वो कंपनी उतनी ही ज़्यादा मजबूत पोजीशन में होगी। तो जिसके CRR फुल है, पैसा आ रहा है जा रहा है, लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं है, उस कंपनी की जो पोजीशन है कंपैरेटिवली बाकी कंपनी से बेटर रहेगी। तो यहाँ पे आपकी वर्किंग कैपिटल पड़ी होती है। तो बच्चों ये एक आपके पास शेयर कैपिटल्स के टाइप थे। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं कोई बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने का है। देखिएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, उसके बाद में फिर हमारे पास इशूड कैपिटल, फिर उसमें से सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, फिर उसमें से कॉल्ड कैपिटल, फिर उसमें से अनकॉल्ड कैपिटल। तो इस तरह से कॉल्ड के बाद में आपका पेडअप कैपिटल, फिर जो बच गया अनकॉल्ड कैपिटल। तो एक सीरियल वाइज आप समझिएगा। अब हम आते हैं शेयर्स पे। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स मैंने आपको बता दिए। अब जब हम इक्विटी शेयर पढ़ते हैं तो इक्विटी शेयर के अंदर जो कैटेगरीज आती हैं, पहले तो वो देखिएगा। एक तो आपका सिंपल इक्विटी शेयर होता है, एक आपका बोनस शेयर होता है जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, एक स्वेट इक्विटी शेयर है वो भी आपका इक्विटी शेयर है। तो बोनस शेयर है वो भी आपका इक्विटी शेयर है, और स्वेट इक्विटी शेयर है वो भी आपका इक्विटी शेयर है। उसकी हम अलग कैटेगरीज डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल इक्विटी शेयर की बात करें तो आज अगर मैं कंपनी से शेयर खरीद रहा हूँ, मतलब मैंने इन्वेस्ट किया और कंपनी ने मेरे को एक यूँ समझ लीजिएगा एक कागज़ का ऐसा टुकड़ा दे दिया जो इस बात का सबूत है कि भाई मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और इस हिसाब से मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो वो जो कागज़ का टुकड़ा है वो मेरे लिए क्या है, इक्विटी शेयर है। अब यहाँ पे दो तरह के इक्विटी शेयर है बच्चों, एक आपका विद वोटिंग राइट और दूसरा विदाउट वोटिंग राइट। अगर कंपनी मुझे ऐसा इक्विटी शेयर दे रही है, मैं कंपनी की मीटिंग्स में जा सकता हूँ, मैं कंपनी की मीटिंग के अंदर अपनी बात रख सकता हूँ, मैं वोट कास्ट कर सकता हूँ, तो वो आपका विद वोटिंग राइट हो जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या सबको कंपनी जो है वो मीटिंग में बुला सकती है? अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कुछ राइट्स उनके जो है वो कम किया कर दिए जाते हैं। इसका मतलब इक्विटी शेयर्स में थोड़ा डिफरेंस डाल दिया जाता है कि भाई इन लोगों के पास तो वोटिंग राइट भी है, ये मीटिंग में भी आ सकते हैं, पर इनके पास नहीं है तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर। तो वो सारे के सारे आपके उसको बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, यानी कि DVR। तो इस तरह से इक्विटी शेयर्स दो तरह के हो गए आपके, एक जिनको सारे राइट्स होते हैं, एक जिनको थोड़े से कम होते हैं यानी कि जो बाकियों से डिफरेंट है, वो आपके डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स यानी कि DVR। तो ये आपका इक्विटी शेयर का पार्ट हो गया। बोनस शेयर भी इसी में आता है, स्वेट इक्विटी शेयर भी इसी में आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का जो मीनिंग है, डेफिनेशन नहीं, जो मीनिंग है कि ये वर्ड्स कैसे क्रिएट हुए, ये मैंने आपको बता दिया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें आपको जनरली किसी किताब में नहीं मिलेंगी। आप हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन टू कॉमन लॉ जैसी रेफरेंस बुक्स अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वर्ड्स कैसे क्रिएट हुए हैं। मेरा LLM का सब्जेक्ट रहा है तो मैंने इनका बहुत अच्छे से इनको मैंने स्टडी किया है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिएगा, मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं।
कोई भी कंपनी जो है वो शेयर्स के साथ साथ में स्टॉक भी इश्यू करती है। तो आप कहेंगे कि सर ये शेयर और स्टॉक का क्या चक्कर है? क्योंकि आप देखिएगा हम एक नाम पढ़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज, कभी शेयर एक्सचेंज नहीं पढ़ते, है स्टॉक एक्सचेंज और खरीद शेयर रहे हैं। तो अगर कोई कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स इकट्ठे बेच रही है, 50 शेयर 500 शेयर इकट्ठे बेच रही है, आईपीओ लगाते होगा ना आप लोग, इकट्ठे शेयर बेच रही है, तो वो जो बंडल ऑफ शेयर्स है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो इसका मतलब अगर हम एक शेयर खरीद रहे हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर के जैसे 1 रुपये में 1 पैसा होता है, आप उस 1 पैसे को नहीं तोड़ सकते, उसी तरह से जो शेयर कैपिटल है हमारी, उस शेयर कैपिटल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है आपकी शेयर, और उसकी जो लार्जेस्ट यूनिट है यानी कि बंडल ऑफ शेयर्स, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो चाहे कंपनी पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, शेयर तो इशू कर ही सकती है अगर वो लिमिटेड बाई शेयर है तो, लेकिन अगर कंपनी पब्लिक है तो वो शेयर भी इशू कर सकती है और स्टॉक भी इशू करती है। तो शेयर की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना बच्चों, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है शेयर मीन्स ए शेयर विच इंक्लूड्स स्टॉक आल्सो। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा हम शेयर एंड स्टॉक के ज़्यादा डिफरेंस में नहीं जाएंगे, बस यूँ समझ लीजिएगा कि शेयर कोई भी कंपनी इशू कर सकती है पर स्टॉक पब्लिक कंपनी ही इशू करती है वही बात भाई। जैसे मान लीजिए कि मेरी जेब के अंदर 100 रुपये हैं, ठीक है, और 10-10 रुपये के नोट हैं, टोटल 100 रुपये हैं, मैंने 4 नोट पे एक रबड़ लगा दिया, फिर अगले 4 नोट पे एक रबड़ लगा दिया, तो वो जो 4-4 नोट है ना वो एक बंडल हो गया, दैट इज कॉल्ड ए स्टॉक। तो अगर मैं कुछ इकट्ठे शेयर्स खरीद रहा हूँ तो कंपनी के साथ बार्गेनिंग हो जाती है ना, तो कोई प्री डिसाइडेड अमाउंट नहीं होती, जबकि शेयर के ऊपर एक प्री डिसाइडेड जो फेस वैल्यू है वो फिक्स होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं आपके। शेयर एंड स्टॉक पे जनरली कोई डिफरेंस पूछता नहीं है। अब हम बात करें, शेयर 2 तरह के हो गए, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर के अंदर 2 खास बातें होती हैं। एक तो ये कि भाई आप जो है कंपनी के साथ जो आपकी टर्म एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग ये फुल्ली पेड भी हो सकते हैं, पार्टली पेड भी हो सकते हैं। आज मैंने इक्विटी शेयर खरीदा, 100 रुपये का एक शेयर है, तो कंपनी कहती है हम तो पूरे के पूरे ही लेंगे, कोई बात नहीं। और अगर कंपनी ये कह दे कि भाई 100 रुपये का शेयर है, हम आपसे 10-10 रुपये करके लेंगे, 20-20 रुपये करके लेंगे, तो भी कोई बात नहीं। तो इक्विटी शेयर जो है वो फुल्ली पेड भी हो सकता है, पार्टली पेड भी हो सकता है, ये कंपनी के साथ टर्म एंड कंडीशंस पे है। दूसरा, एक बार बच्चों अगर मैंने शेयर खरीद लिया तो मैं वापस कंपनी को नहीं दे सकता, मैं कंपनी को नहीं कह दे सकता भाई आप अपने शेयर पकड़ो। हाँ, अपने जो डील करते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ करते हैं, ना कि सीधा कंपनी के साथ, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैं कंपनी, इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विटी शेयर्स हैं मैं उनको रिडीम नहीं करवा सकता। मार्केट में बेचते रहो, आगे से आगे बिकते रहेंगे, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन मैं कंपनी को जाके, हाँ कंपनी बायबैक ज़रूर कर सकती है। अब आ जाओ प्रेफरेंस शेयर की। तो इक्विटी में शेयर में 2 बातें होंगी बच्चों, एक तो ये कि फुली पेड या पार्टली पेड भी हो सकते हैं, दूसरा आप इनको रिडीम नहीं करवा सकते। तीसरी बात और भी इसमें आपको बता रहा हूं, इक्विटी शेयर पे कभी भी कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता। भाई कंपनी ये कहते हैं कि साहब इतना लाभांश हम आपको देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अब आ जाओ प्रेफरेंस शेयर्स। तो भाई प्रेफरेंस शेयर के अंदर पहली शर्त तो ये है कि ये फुल्ली पेड होगा। ये जो मैंने कहानी सुनाई थी आपको प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर की, यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। पहली बात शर्त तो ये कि ये फुल्ली पेड होगा। दूसरी शर्त, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलेगा आपको, जबकि इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी 100 साल चल रही है, 500 साल चल रही है, तब तक वो शेयर चलता रहेगा। प्रेफरेंस शेयर सिर्फ आपको 20 ईयर्स के लिए मिलेगा। अब कंपनी पहले बंद हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज आपको 20 ईयर्स के अंदर इसे कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। उस टाइम जो अमाउंट होगी उस अमाउंट में कंपनी खरीद लेगी, वो एक अलग मैटर है, पर 20 ईयर्स के तक ही आपको प्रेफरेंस शेयर मिलेगा। तो 2 बातें बता दी, कौन कौन सी? एक तो ये फुल्ली पेड होगा और दूसरा ये रिडीमेबल है, आपको 20 ईयर्स में रिटर्न करना पड़ेगा। तीसरी बात, डिविडेंड फिक्स होगा। कंपनी कितना दे रही है ये कंपनी पे डिपेंड करता है, हम यहाँ उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिक्स डिविडेंड आपको मिलेगा। और चौथी बात, इनको जो डिविडेंड मिलेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। यही बात तो मैंने आपको बताई इनके मीनिंग में। भाई इनका नाम प्रेफरेंस शेयर इसीलिए, दे हैव प्रेफरेंशियल राइट्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग 4 कॉमन बातें हैं। अपने आगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे
जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर ये 4 बातें आपकी कॉमन रहेंगी। यहां पे एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पब्लिक कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, आधारभूत संरचनाएं, इस तरह से अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है तो सिर्फ उस कंपनी के लिए, ये याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है उनसे रिलेटेड जो कंपनीज हैं, उन कंपनीज के अंदर जो रिडम्पशन की ड्यूरेशन है, जो लिमिट है, वो 30 ईयर्स है। इसका मतलब अगर हम किसी ट्रेडिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल कंपनी की बात कर रहे हैं, तो 20 ईयर्स की कंसेप्ट है भाई। 20 सालों में आपको शेयर्स रिडीम करवाना पड़ेगा अगर वो प्रेफरेंस शेयर है तो। पर अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो ऐसी सिचुएशन में आप 10 साल ऐसी कंपनियों को फालतू दिए गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। तो बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स में भी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इट मे बी कम्युलेटिव, इट मे बी नॉन कम्युलेटिव, it may be redeemable, it may be non-redeemable, it may be participating, it may be non-participating, it may be convertible, it may be non-convertible। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स की। लेट्स सी वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की। तो देखिए कम्युलेटिव का मतलब बड़ा सिंपल सा है, जुड़ना। ठीक है, मैंने एक कंपनी से कम्युलेटिव शेयर्स खरीदे, आई डोंट नो कि वो कम्युलेटिव है कि नॉन कम्युलेटिव, बस एक सिंपल सी बात देखिएगा कि मैंने एक पब्लिक कंपनी से कुछ प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे। जो 4 बातें मैंने आपको बताई हैं उनके अलावा मुझे ये कहा गया कि वर्मा जी आपने ये जो शेयर खरीदे हैं इनका जो डिविडेंड है वो आप, ये आपका डीमैट अकाउंट है, इस डीमैट अकाउंट में जाता रहेगा 20 साल तक। इन बिटवीन अगर आपने शेयर्स कंपनी को सेल कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो फिर ख़त्म, उस टाइम हमारा लास्ट हिसाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कंपनी को शेयर्स रिटर्न नहीं किए तो 20 ईयर्स के बाद में वो लैप्स हो जाएंगे, आपके नहीं रहेंगे, कंपनी के पास आ जाएंगे रिटर्न होके वापस ऑटोमेटिक। तो 20 साल आपके पास है, 20 सालों में आप कंपनी में आओ चाहे ना आओ, आपका जो डिविडेंड है वो आपके इस डीमैट अकाउंट में, आपके अकाउंट में ऐड होता रहेगा। इसीलिए इनका नाम क्या है, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मान लो किसी साल कंपनी लॉस में है, कोई बात नहीं, जैसे नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर्स कंपनी प्रॉफिट में आएगी, आपका पिछला जो ड्यू है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसके लिए आपको कंपनी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया कम्युलेटिव। लेकिन अगर कंपनी ये कहे कि देख भाई फिक्स मिलेगा, 20 साल के लिए मिलेगा, फुली पेड है, वो 4 बातें, उसके अलावा 5वीं बात ये कह दे कि देख भाई कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, और वो भी कोई अकाउंट में नहीं है, आना पड़ेगा और ले जा अपने डिविडेंड, तो ऐसी सिचुएशन में वो नॉन कम्युलेटिव है। भाई प्रॉफिट हुआ तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, और वो भी मैं जाऊंगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या हो गया, नॉन कम्युलेटिव। अब सोचो कि मैंने एक शेयर खरीदा और वो प्रेफरेंस शेयर्स है, बट आई डोंट नो वेदर इट मे बी टर्म्ड एज कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। देन भाई मुझे बताया ही नहीं गया, आई हैव नॉट बीन टोल्ड about the nature of such share, then it will be a cumulative preference share, not non-cumulative preference share। याद रखिएगा बच्चों, मैंने एक प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, मुझे नहीं बताया गया कि वो कम्युलेटिव है कि नॉन कम्युलेटिव है, तो इसका मतलब वो हमेशा ही क्या होगा, कम्युलेटिव होगा। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कंपनी तभी इश्यू कर सकती है जब चल के कंपनी ने आपको ये कहा हो कि भैया ये नॉन कम्युलेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिएगा कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। भी मैंने प्रेफरेंस शेयर खरीदे क्योंकि इक्विटी शेयर नहीं मिल रहे थे, अब क्या मैं इन प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकता हूं? अगर कंपनी ने इस कंडीशन के साथ प्रेफरेंस शेयर बेचे हैं कि विद इन 20 ईयर आप कभी भी इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हो, देन दीज आर कॉल्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अदरवाइज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब मैंने इसको शेयर्स खरीदे हैं, मुझे नहीं पता कि ये कन्वर्टेबल है कि नॉन कन्वर्टेबल है,
तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे यार, मुझे ये नहीं बताया गया है कि कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल है, हमेशा ही वो क्या होंगे, नॉन कन्वर्टेबल होंगे। कन्वर्टेबल तो तभी होंगे जब शेयर्स बेचते टाइम कंपनी ने मुझे बताया हो कि भाई आप इनको कन्वर्ट भी करवा सकते हो। अब आ जाइए पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है भी, जो चीज़ कम समझ में आए वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि यहाँ पे बच्चे को कि IQ लेवल इतना नहीं है कि वो इसको समझे, दे दो क्वेश्चन, है कुछ भी नहीं, समझिएगा भाई। आप यूँ समझिए कि मेरी जेब में 100 रुपये हैं और मैंने वो पैसे बांटने हैं लोगों को, और जिस रेशियो में बांटने हैं वो रेशियो प्री डिसाइडेड है। तो सबसे पहले मैं किसको दूंगा, जो मेरी कंपनी के कर्मचारी हैं मैं उनको दूंगा, फिर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं मैं उनको दूंगा, फिर जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है मैं उनको दूंगा। अब जो मेरे पास बचा है उसमें से जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेशियो बनता है मैं उनको दूंगा। अब जो बचा कुचा है वो किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मैं उसी रेशियो में दूंगा जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो चांस तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया गया है, पर इक्विटी शेयर होल्डर सबको पे करने के बाद में भी कुछ अमाउंट बच गई। अब बताओ इस अमाउंट का क्या करें। तो ऐसी अमाउंट में अब जो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनको मिल चुका है, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनको मिल चुका है, अब इस बची खुची अमाउंट के अंदर अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो भी रेशियो है, उस रेशियो के अंदर अगर वो दोबारा हिस्सेदारी रखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या बोलेंगे, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब दोबारा समझो, कंपनी ने मेरे को एक प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब वो पहली चीज तो कम्युलेटिव है, कुछ नहीं बताया तो दूसरी चीज वो नॉन कन्वर्टेबल है। और अब तीसरी बात देखिए, कंपनी ये कहती है कि आपको पे करने के बाद, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, लेकिन यहां इक्विटी शेयर होल्डर्स की रेज्यूटरी पावर नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चा कुचा सारा उन्हीं का है, उनको भी उसी रेशियो में पे किया जाएगा जिस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में अगर कोई अमाउंट बचती है तो उस अमाउंट में आप सबका, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का और उनका यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का फिर हिस्सा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी 2 बार मिला कि नहीं मिला, इक्विटी शेयर होल्डर को भी 2 बार मिला कि नहीं मिला। तो यहां पर जो प्रेफरेंस शेयर है बच्चों, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन ये तभी होगा जब कंपनी ने मुझे ये बात कही हो, जिन कंडीशंस पे मैंने शेयर्स खरीदे, अगर उसके अंदर ये कंडीशन है तो ही ये चीज होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब अगर कंपनी आपको ऐसे शेयर इश्यू कर रही है जो आपको कभी वापस करने की जरूरत ही नहीं है, रखो अपने पास, लेके आने की जरूरत ही नहीं है, तो वो आपका क्या आएगा, इररिडीमेबल। जैसे इक्विटी शेयर्स इररिडीमेबल होते हैं, आप उनको रिडीम नहीं करवा सकते, मार्केट में बेचते रहो आगे से आगे, कंपनी को नहीं देने। हाँ, कंपनी खुद बाई बैक करे तो अलग बात है, पर प्रेफरेंस शेयर आपको हर हाल में देने पड़ेंगे। तो इंडिया में कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। हाँ, कोई यूरोपियन कंट्रीज में करती होंगी, इसलिए इसका टाइप मैंने बताया है। इंडिया में जो भी प्रेफरेंस शेयर है वो आपका क्या है, रिडीमेबल। तो बच्चों ये बड़ा टेक्निकल पार्ट है आपका, कोशिश की है मैंने समझाने की। कोई किताबी लैंग्वेज, कोई भी एक्ट की लैंग्वेज मैं आपके सामने नहीं बोल रहा, सिर्फ मैंने मीनिंग क्लियर किया है। 1-2 बार जब आप इस चैप्टर को देखेंगे तो आपके माइंड में जो कंसेप्ट है वो सेट हो जाएगी। उसके बाद में फिर आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आपके लिए एक एक वर्ड को पढ़ना समझना बहुत इजी होगा। अब MCQ बहुत बनते हैं। देखिए, अगर मुझे कोई शेयर मिला है और बताया नहीं गया कि वो कौन सा है, तो ऑलवेज दैट विल बी कम्युलेटिव, दैट विल बी नॉन कन्वर्टेबल, that will be non-participating, and every preference share is redeemable. And when I have been given an equity share but without any voting right, then it is called DVR, differential voting rights.
बहुत सारी किताबों में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, कहीं पे हाइब्रिड शेयर वर्ड आ जाता है, कहीं पे डेरिवेटिव वर्ड्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स इशू किए हैं वहाँ से आपको इक्विटी में कन्वर्ट करवा रहे हो, तो अलग अलग नाम है। पर जो हमारा कंपनी एक्ट है बच्चों, उस कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये आपके पास एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ पे आज मैंने आपको शेयर कैपिटल के बारे में बताया है, दूसरा शेयर के बारे में बताया है, शेयर और स्टॉक का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिएगा। फिर इसी के अंदर मैंने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, मुझे जितना ज्ञान है, मुझे जितनी नॉलेज है, उस हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। अब आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा, इसको देखने के बाद में आपके लिए वो इजी रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर का फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह से हमारी क्लासेस 1 by 1 बढ़ती जा रही है, आप लोगों का साथ रहा तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। बस उम्मीद यही करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको देखें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा जो क्राइटेरिया है 4000 आवर्स वाचिंग का, वो पूरा हो जाए। हालांकि काफ़ी नज़दीक मैं पहुंच चुका हूं, आप लोगों का साथ रहा तो ये जल्दी मैं उस मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।